हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएमएथ क्लासेस एंड सीएमएथ प्रैक्टिकल क्लासेस। हमने एडजस्टमेंट्स जो फाइनल अकाउंट में होती हैं उसके ऊपर एक क्लास करी थी। मैं एक ब्रीफ आपको बैकग्राउंड रिव्यू दे रहा हूं और उसके बाद हम इस सैलरी के ऊपर ही, क्योंकि हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी के ऊपर वर्कआउट करा था, अब इसको थोड़ा इलेबोरेटली समझेंगे, चीज को अच्छी तरह से समझेंगे। जनरल एंट्रीज तो छोटा सा पार्ट है, उसको अच्छी तरह समझते हुए एडवांस सैलरी और कैसे ये आउटस्टैंडिंग और एडवांस क्या होता है, क्यों एडजस्टमेंट होती है, इसके ऊपर एक दोबारा हम क्विक वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो जिसको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हो और लग रही हो और आगे भी चाहते हैं कि वो आप सबको मिलता रहे, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट में बेल आइकन है उसको दबाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अगर आप देखेंगे हमारा पुराना जो वीडियो है उसके अंदर हमने एक एग्जांपल लिया था जिसके अंदर हमने सैलरीज दिखाई थी राम और श्याम को। 12,000 पर मंथ या 12,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से हम राम को सैलरी दे रहे थे और 15,000 पर मंथ श्याम को सैलरी दे रहे थे। अब इसमें क्या था, हमने कहा हमारे पास 2 या 3 तरीके हैं एंट्री को करने के। एक है पेड मेथड, जहां पे हम पेमेंट के बेसिस पे करते हैं, सिर्फ हम ड्यू करके पेमेंट नहीं करते। अब कई बच्चे जो नए होंगे अकाउंटिंग में, जिनको नहीं पता होगा, उनको ये नहीं पता कि ड्यू और पे क्या होता है, डायरेक्ट पे क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में ड्यू का कंसेप्ट ना के बराबर है। अकाउंटेंट जितने भी हैं उनका बेसिक लॉजिक होता है कि मैं पेमेंट कर दी या बुक कर दूं, बस खर्चा बुक कर लूं किताब में। ठीक है, तो अगर उसके पास फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, टैली, बिजी कुछ भी है, तो वो क्या एंट्री करता है, सीधी सीधी अपनी पेमेंट बेसिस पे करता है। सैलरी पे करी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, तो टैली में हमने एक प्रॉब्लम देखी कि अगर 2 चेक किसी को दिए हैं अलग अलग बंदों को, तो एक एंट्री ना मारे, जिसके लिए मैंने आपको एक दिया कि प्रॉब्लम इज दैट देयर आर 2 चेक्स इन डिफरेंट नेम व्हिच विल गेट क्लियर्ड ऑन डिफरेंट डेट्स। 2 चेक है जो अलग अलग डेट्स पे क्लियर होंगे, तो क्लियरिंग आप एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक एंट्री को एक मानता है, तो वो इसको एक चेक मान रहा है, जबकि ये 2 चेक है। तो इसलिए अगर 2 चेक है तो अलग अलग एंट्री करें। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के ऊपर हमने बात करी, फिर हमने ड्यू और पेमेंट बेसिस की बात करी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय राम टू एम्प्लॉय श्याम, ये ड्यू हुआ और उसके बाद ये पे होगा। ठीक है, तो पे होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉय राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, एम्प्लॉय श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इसी एंट्री को अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे ये तो इकट्ठी एक साथ होगी दोनों की सैलरी ड्यू, या अलग अलग सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय राम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय श्याम। मतलब इस एंट्री को हमने यहाँ पे 2 पार्ट में दिखा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। जब हम पेमेंट करेंगे, मान लो राम को करेंगे तो एम्प्लॉय राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपए, और अगर हम शाम को पेमेंट करेंगे तो एम्प्लॉय श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपए। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे, कंटिन्यूएशन में इस वीडियो में आएंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पे हमने एक चीज क्रिएट करी, क्या क्रिएट करी उसको मैं दोबारा क्रिएट करता हूं। ठीक है, तो अब हम इसको रब कर रहे हैं, देखते हैं ये कहानी क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी की और क्यों आती है, कैसे जनरेट होती है। ठीक है, इतना हिस्सा काट देना बेटा, रबिंग कोई नहीं देखता। ठीक है, तो होता क्या है, हमारी सैलरी है राम और श्याम की 12,000 या 15,000। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं।
राम का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसको कहते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सपोज करिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग राम की 15th ऑफ मई 2022 है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह देती है, हर महीने दे रही है, हर महीने कर रही है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? पॉसिबिलिटी 1, ठीक है, मार्च की सैलरी ड्यू फॉर राम, ठीक है। पॉसिबिलिटी 2, ठीक है, इसमें हम एम्प्लॉय भी एक ले लेते हैं, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, शाम को हटा देते हैं। राम की सैलरी कितनी है? 12,000 पर मंथ। तो मार्च की सैलरी ड्यू हो गई। मार्च कौन सा है ये? मार्च 23rd। सैलरी ड्यू फॉर राम बट नॉट पेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब राम ने मार्च का काम तो करा, सर्विसेज तो दी, लेकिन उसकी सैलरी पे नहीं हुई। तो अब ये सैलरी जब क्योंकि पे नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? इसका हमारे लिए क्या है? ये लायबिलिटी है, उसको देना है। लायबिलिटी का हमने स्पेशल नाम रखा अपना, क्या बोलेंगे इसको हम? आउटस्टैंडिंग सैलरी। और क्या बोल सकते हैं इसको हम? सैलरी आउटस्टैंडिंग। शब्द देखिए, ठीक है। तो मार्च की सैलरी अगर नहीं गई तो कितनी सैलरी नहीं गई होगी? तो अगर मैं यहां पे बोलूं आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, कितनी होगी? ठीक है, पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब ये पॉसिबिलिटी 1 है हमारी। पॉसिबिलिटी 2 लेके चलते हैं। मार्च सैलरी, मार्च 21st सैलरी ड्यू है हमारी फॉर राम, बट he is paid on account rupees 30,000 to be adjusted in salary। क्या है पॉसिबिलिटी 2? मार्च की सैलरी ड्यू थी राम की, लेकिन उसको ऑन अकाउंट 30,000 दे दिया कि भाई तुम अपनी सैलरी में एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ऑन 31/3/23। अब ये क्या कह रहा है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। टेक्निकली हमें दिख रहा है, इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूं। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है? 12,000, लेकिन एडवांस कितना दे दिया उसको? एडवांस सैलरी दिया 30,000। तो आप क्या करेंगे? आप कह सकते हो मैं बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा दूं कितना? 12, और सैलरी इन एडवांस ठीक। क्या ये सही है? क्या ये सही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी? फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन? भाई 12,000 की सैलरी तो उसकी ड्यू थी, मालिक ने जाते हुए कहा भाई मेरे को जरूरत है सर,
अरे तो एक काम कर, 30,000 रुपये पकड़, जा सैलरी में कटवा दियो, एडजस्ट कर लेना। अब आप एक अकाउंटेंट हैं, आप इसके ऊपर क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको एडजस्टमेंट? आप कह सकते हो भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 की, बिल्कुल ठीक बात है, और एडवांस में सैलरी भी दे दी उसको 30,000, पर क्या दोनों एक ही बंदे की जरूरी है होना? अगर मान लो ये राम की होती है, शाम की होती तो एक बार को ठीक है, पर अगर राम की ही है दोनों चीजें तो क्या होगा? यस, तो आप कहोगे भाई 12,000 एडजस्ट हो गया यहां पे, ठीक। तो बैलेंस शीट में हम क्या शो करेंगे? सैलरी इन एडवांस, ठीक। अब अगर मैं यहां पे आपके ट्रायल की बात करूं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 में डेबिट और क्रेडिट, और ऑप्शन 2 में ये तो बंद हो गया यहां पे, डेबिट और क्रेडिट, क्या होगा? आप सैलरी यहीं पे तो उठाते हो। ट्रायल में क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी इन एडवांस आता है? क्या ट्रायल में आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी इन एडवांस आता है? सोच के बताइए, क्या ट्रायल में आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी इन एडवांस आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट का काम ही नहीं है आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी इन एडवांस का, वो कहता है सर आखिरी में करिएगा एंट्री। तो उसने क्या एंट्री करी होगी? पहले केस में मार्च की सैलरी दी नहीं, तो क्या एंट्री करी होगी? उसके लिए ट्रायल में क्या एंट्री आई होगी? राम को क्या देनी थी? 15 मई की सैलरी देनी थी, तो मई की सैलरी कितनी हो गई? ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 की सैलरियां बता रहा हूं। मई की सैलरी कितनी थी? 6,000, 15 दिन, मोटा मोटा मान लेते हैं, निटी ग्रिटी में मत जाओ कि नहीं सर 6,100 कुछ होंगे या ज्यादा, छोड़ दो उसको, 6,000 दिए, ठीक। जून के, अब ये भी मत कहना कोई बच्चा कि सर उसने 25 ही दिन काम किया हो तो क्या होगा, कोई 20 दिन के लिए या, अरे मान के चल रहे भाई पूरे महीने आया, प्रॉपर जो सैलरी थी वही मिली, कोई एडवांस कुछ नहीं हुआ, ठीक। तो क्या होगा? जून से लेके टिल फरवरी कितनी सैलरी गई? तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 महीने उसको सैलरी कितनी मिली? 12, तो 12 9 108, 1,08,000 प्लस 6 कितनी मिली? क्या यहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन? क्या यहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन कितनी आ रही है? मई में 6,000। एक और तरीका बताते हैं, अप्रैल की सैलरी नहीं मिली ना, हाँ, मई मार्च की नहीं मिली, 2 महीने हटा दो, बाकी बच्चे के कितने? 10 महीने, 10 महीने की कितनी सैलरी होती है? 1,20,000। अब भैया मई की 6,000 मिली, 6,000 कम कर दो, 1,14,000, ऐसे भी कैलकुलेट कर लो, आसान तरीका था कैलकुलेट करने का। तो तुम्हारे ट्रायल में क्या होगा फिगर? ट्रायल में 1,14,000 होगी, डेबिट में होगी क्रेडिट में होगी? सैलरी हमेशा डेबिट में होती है, ठीक। बात समझ में आई? अब अगर पहली वाली में ही कंडीशन 12,000 है, सेकंड वाली में क्या हो रहा है? मार्च की सैलरी तो ड्यू थी लेकिन 30,000 उसको मिल गए, तो हुआ क्या होगा? ऑप्शन 2 के अंदर मई से लेके फरवरी तक सेम वही उसको मिले, कितने पैसे बेटा? 1,14,000 प्लस जो मालिक ने 30,000 दिए वो भी आपके सैलरी में ही डेबिट करेगा। कौन डेबिट करेगा सैलरी में? अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट के लिए टोटल हो गए कितने? 1,44,000।
ठीक, कितना आएगा यहां पे सैलरी में? ऑप्शन 2 में 1,14 गए अकाउंट से। अकाउंटेंट करता है कैश के बेसिस पे काम, वो कहता है मेरे पास से 1,14 गए, मालिक ने 30 और पकड़ा दिए भाई, तो कहेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसकी सैलरी में डेबिट में 30,000 और जुड़ गए। वो ना तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री मार रहा है, ना अक्रूड की एंट्री मार रहा है, ना प्रीपेड की सैलरी मार रहा है, वो कुछ नहीं करता, वो कहता है मैं तो सैलरी जानता हूं भाई साहब। ठीक, क्लियर हो गई मेरी बात? Why is the need of adjustment कम? नीड क्यों है एडजस्टमेंट की? ठीक, तो अब उसके लिए बिल्कुल ठीक करा उसने। अब आप इसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे? अब आप जब अपना पी एंड एल बनाओगे बेटा, सपोज करो आप यहां पे पी एंड एल बनाते हो, ठीक, तो मेरे हिसाब से पी एंड एल में फिगर क्या आनी चाहिए? फिगर आ रही है मेरे पास, पी एंड एल में फिगर आनी चाहिए सैलरी की 1,26,000। कोई इस बात से असहमत है या कोई और फिगर देना चाहता है? बोलिए। बहुत अच्छी टेक्निकल चीज बताऊंगा आज मैं आपको, ये बताइए कोई और इसमें कुछ बताना चाहता है? हाँ भाई, तुम तो पढ़ाते भी हो बेटा छोटे बच्चों को, बड़े हो जाओ, ये तुम्हारे काम की चीज है। क्या? बोलिए। अब मैंने आपको एक एएस बोला था, कौन सा एएस था बेटा? एएस 9। इस बंदे ने हमारे पास कितना टाइम खर्च किया? कितना टाइम खर्च किया इस बंदे ने हमारे पास? कितने दिन काम किया? 1.5 महीना काम नहीं किया। अप्रैल और मई के 15 दिन, कितने दिन काम किया? अरे भैया, 1 महीना अप्रैल का काम नहीं किया, मई का आधा महीना काम नहीं किया, तो कितने दिन काम किया? 10 महीने 15 दिन, 10.5 महीने। 10 महीने की सैलरी कितनी होती है बेटा? 1,20,000। कोई कंफ्यूजन? और 15 दिन की सैलरी कितनी होती है? कितने हो गए? 1,26। भूल जाओ एडजस्टमेंट, भूल जाओ तुमने उसको रुपया दिया है या नहीं दिया है, या एडवांस में तो उसको 2 करोड़ दे दिए, मुझे कोई मतलब नहीं। उसको 1 रुपया नहीं दिया, उसको 2 करोड़ दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने उसकी सर्विसेज कितनी यूज करी? 1,26। जो 10.5 महीने उसने तुम्हारे पास काम किया। ठीक, प्रेजेंटेशन क्या है वो अलग बात है, उसने काम कितना किया? 10.5 महीने। तो 10.5 महीने के हिसाब से रेवेन्यू क्रिएट किया होगा उसने। तो रेवेन्यू कहता है जब इनकम उतनी ले रहे हो 10.5 महीने की रेवेन्यू के हिसाब से, तो उसका खर्चा भी 10.5 महीने करो। भूल जाओ उसको तुमने 1 रुपया दिया या नहीं दिया, तुम्हारे लिए उसने 10.5 महीने काम किया, तुम्हारे पी एंड एल में 1,26 ही आएगा, चाहे ऑप्शन 1 हो चाहे ऑप्शन 2 हो। मतलब ये पॉसिबिलिटी 1 हो चाहे पॉसिबिलिटी 2 हो, ऑप्शन 1 हो ऑप्शन 2, मतलब सेम ही बात है। तो आपका अमाउंट 1,26 आएगा। अब हम इस पे चलेंगे, कैसे आएगा समझते हैं। हमें जो सिखाया जाता है 11th में, वो हमें एक तरीके से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिखाया जाता है। दिस इज नॉट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रू बेसिस पे हम नहीं करते। हमने कहा भाई पेमेंट कर दी 1,14, हमने कहा भाई 30,000 एक्स्ट्रा दे दी 1,44, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो ना, जो दिया वो बुक कर ले भाई, यही हो रही है ना कहानी? हाँ या ना?
तो मैं क्या कहता हूं, मेरा ट्रायल दे रहा है सैलरी कितनी, 1,14, ठीक है, सैलरी कितनी है। अब इस केस में ऑप्शन 1 में मैंने क्या करा, 12,000 नहीं दिए, तो मैं ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने हुए, टोटल कितना हो गया बेटा, कोई कंफ्यूजन। अब ऑप्शन 2 की हम बात करें तो क्या होता, सैलरी कितनी, 1,44, भाई उसके अकाउंट से तो 1,44 गए। अब वो क्या कहता, एडवांस कितनी, ठीक, माइनस, क्योंकि वो अगले साल के लिए एडवांस है, और इस महीने की, इस साल की कौन सी नहीं दी आउटस्टैंडिंग, वो प्लस कर दो 12,000। टोटल करिए कैलकुलेट करके, हाँ 1,26 आ गया। किसी भी तरीके से कान पकड़ोगे आएगा अमाउंट 1,26 ही। हम यहां इस कंसेप्ट को भूल जाते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या होना चाहिए, हमने जितने दिन काम किया उतने दिन की सैलरी बुक करनी है, ठीक, कोई कंफ्यूजन, ठीक। अब मैंने यहां पे प्लस और माइनस किया, जबकि यहां मैं कह रहा हूं 18 दिखाओ, क्योंकि मुझे पता एक बंदा था, पर एग्जाम में या कैलकुलेशंस में जनरली एक बंदा नहीं होता, तो हमें नहीं पता किसको एडवांस दिया और हमें नहीं पता किसकी आउटस्टैंडिंग है। एग्जाम में हमें फिगर दे दी, भाई आउटस्टैंडिंग कितनी है 12 और एडवांस कितना 30, तो हम सीधा सीधा एंट्री करेंगे। उस केस में बैलेंस शीट में मेरा ऐसे दिखाया जाएगा, एडवांस में 30 और आउटस्टैंडिंग में 12। कोई कंफ्यूजन, यहां कोई कंफ्यूजन, बात समझ में आई बेटा अच्छी तरह से, आपकी भी समझ में आई, सबकी समझ में आई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये लॉजिक समझ में आया कि क्या हो रहा है। ये है लॉजिक हमारा एडजस्टमेंट्स का। एडजस्टमेंट्स कहती हैं कि जो भी खर्चे हैं वो आप पूरे साल के बुक करें। अब एक बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट एंट्री बताता हूं, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग आएगी। ये क्लियर हो गई बेटा पर अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत। सपोज करिए उसने 15 दिन काम नहीं किया होता मार्च में, तब उसकी आउटस्टैंडिंग क्या होती, तब यहां पे क्या फिगर आती, कितनी आती, 1,20, क्योंकि काम तो उसने 1,20 का किया ना, 15 दिन तो काम ही नहीं किया, क्योंकि उसने 1,20 का काम किया होगा तो रेवेन्यू भी 1,20 के हिसाब से जनरेट किया होगा, तो जो मेरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो उससे मैच करता है, ठीक है। भाई मेरा बंदा काम नहीं करेगा तो रेवेन्यू में तो गिरावट आएगी ना, उसी प्रोपोर्शन में, वो अलग बात है। अब उसने भी काम किया तो मैंने मेहनत की होगी, या मैंने अपने किसी और एम्प्लॉय से कहा होगा तू इसका काम कर दे, अब हो सकता है वो बेचारा उसका फ्री में काम कर दे, या हम उसको उसकी तनख्वाह उसको दें, कहीं ना कहीं तो कंपेंसेट होगा ना, आगे जाके मिलेगा उसको बेनिफिट। तो कोई ना कोई और उसका काम करेगा तभी रेवेन्यू मैचअप करेगा, अदरवाइज रेवेन्यू ड्रॉप कर जाएगा। टेक्निकली समझो, अगर एक बंदा मेरा काम नहीं करता तो रेवेन्यू ड्रॉप करेगा ही करेगा, और अगर उसके रेवेन्यू को मेकअप करना है तो मुझे किसी और से काम कराना, चाहे मैं मेहनत करूं। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं अपने प्रॉफिट का हिस्सा कुछ ना कुछ कम करूंगा, और दूसरा मेहनत करेगा, अगर दूसरा मेहनत करेगा तो उसकी तनख्वाह तो उसको देनी पड़ेगी, तो खर्चा तो मेरा बराबर आ जाएगा ना। इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चा लगना है वो लगना है। हाँ, लॉन्ग रन में हम खर्चों को कम कर सकते हैं बेटर प्लानिंग के साथ, सब कुछ वो मैनेजमेंट डिसीजंस है। पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस बंदे ने मार्च के 15 दिन काम ना किया हो तो यहाँ पे 1,20 आता, तो हमारे P&L में क्या अमाउंट आता है, क्या पता लगा इससे आपको, P&L में क्या अमाउंट आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या अमाउंट आना चाहिए, क्या पता लगा इस एडजस्टमेंट से। अगर उसे 6 महीने वर्क किया होता तो 72,000 लगाया जाता P&L में, हाँ या ना। अगर उसने पूरे साल काम किया लेकिन तनख्वाह हमने उसकी 3 महीने की रोक रखी है, आउटस्टैंडिंग हो गई, कंपनी में प्रॉब्लम हो गई, तो यहां पे क्या फिगर आती,
3 महीने तनख्वाह रुक गई, अभी 1 महीना रुकी है, 3 महीने क्या होगा, ये अमाउंट क्या होगा, सोच के बताइए। बोलिए, देखें आप सबकी कैलकुलेशन कितने हो भगवान। 1 महीना तो ऑलरेडी कम है बेटा, मैं 3 महीने की सैलरी बोल रहा हूं। नहीं दिए ना, तो 2 महीने और घटाओ ना। 2 महीने कितने, 24,000 घटाओ ना, 24, 90,000। अरे 90 होता बेटा बाबा, इसके अंदर एक ही महीने की सैलरी तो ड्यू नहीं है जो पे नहीं हुई, एक ही महीने की 12,000 तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इस वाली फिगर में। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ऑप्शन 1 की बात कर रहा हूँ, यही तो जब भी तो उंगली रख रहा हूँ। इसमें एक ही महीने की तो नहीं थी, हाँ या ना, तो यहाँ फर्क क्या होता, हाँ 90। यहाँ पे क्या आता, यहाँ 90 और यहाँ 90 और 36 आता, यहाँ फिर भी एक 26 ही। अब क्यों आता, काम तो उसने हमारे यहाँ 10.5 महीने ही किया है ना, हमने नहीं दिए उसको 3 महीने के पैसे। सपोज करो हमने 6 महीने के पैसे नहीं दिए, मैं आपको क्यों ट्विस्ट कर रहा हूं इसी के, आप लॉजिक को समझिए। 6 महीने पैसा नहीं दिया मैंने उसको, बड़ा बंदा था, मैंने कहा यार चला ले यार, बड़ी बिजनेस की कमी है, ये है वो है। कह रहा भाई साहब मैंने मई में जब आप क्या ज्वाइन किया, आपने तो तनख्वाह ही नहीं दे रहे हो मेरे को, बिल्कुल नहीं दे रहे हो, तोड़ तोड़ के दे रहे हो, क्या दे रहे हो। तो उसके लगभग 6 महीने की पैसा रुका हुआ है। तो 6 महीने का पैसा कितना होता है, 12 6 72, 72,000। उसकी तनख्वाह तो एक 26 ड्यू होनी चाहिए, तो 72 घटाओ इसमें से, क्या होगा। अगर ऐसा केस होगा तो ये तो एक 26 ही आएगा, इसको तो सोचना ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 72 आ जाएगी, आया ना। ये हमने उसको कैश पे किया होगा, क्योंकि जो हमने कैश पे किया वो हमारी सैलरी है और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अब आपको ये लॉजिक और एडजस्टमेंट समझ में आ रही है। मेरे पीएनएल को क्या हिट कर रहा है, व्हाट इज हिटिंग माई पीएनएल, उसने जो काम किया एक 26। आउटस्टैंडिंग क्या है, जिसका पैसा हमने नहीं दिया, काम करा और पैसा नहीं दिया। और ये जो हमारी बुक्स में गया है, जो कैश मेरे पास से गया है। लॉजिक समझ में आया, हाँ या ना, लॉजिक समझ में आया। आउटस्टैंडिंग सैलरी का लॉजिक क्या है, आपने बहुत बार अपनी किताबों में 11th में पढ़ा होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के नहीं पूछते, इसे समझ में नहीं आता। यहां हमने एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछा, अगर ये होगा, अगर ये होगा, अगर ये होगा। ठीक, क्लियर हो गई बात, यहाँ पे अच्छी तरह की नहीं होगी। सपोज करिए बहुत बढ़िया आदमी था, पूरे साल की पेमेंट करी इसको हमने, ठीक। अब थोड़ा सा मैं आपका दिमाग चर्न करता हूं, ये सब हटा देते हैं, फिगर्स तो याद भी हो गई होंगी बच्चों को सब। हम यहां पे बनाते हैं अपना ट्रायल, ठीक है बेटा। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ठीक। ये हमारी है सैलरी, ये है मेरा पीएनएल, और ये है मेरी बैलेंस शीट। हम अलग अलग कैलकुलेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पीएनएल में क्या मेरी सैलरी आएगी, मैं आउटस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको समझा रहा हूं। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी होती है, अब कंडीशन लेते हैं, यही बंदा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। पूरे साल की तनख्वाह दी हमने उसको, 40,000 एडवांस दे दिया। पूरे साल की तनख्वाह दी, जब से ज्वाइनिंग करी है, ज्वाइनिंग यही है, ध्यान रखना, तनख्वाह भी वही है। पूरे साल की तनख्वाह दी, 40,000 एडवांस दे दिया। यहां क्या फिगर है,
बोलिए। पूरे साल की तनख्वाह दी हमने उसको, 40,000 एडवांस दे दिया। मन में कैलकुलेशन करो और एक फिगर मुझे बताओ, जो इन फिगर्स को सही से समझ गया तो लॉजिक समझ में आ गया। पूरे साल की तनख्वाह दी कितनी? 40 एडवांस दिया, कितना? 1,26 और 40 कितना होता है? दिया ना बेटा, पहले देने की बात करो। वो दे दिया प्लस 40 और दिया। तू अगर अक्टूबर में कंपनी ज्वाइन करेगी तो को अप्रैल की सैलरी देंगे? वो नहीं देंगे ना। तो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसकी 15 मई, तो उसके बाद ही तो सैलरी दोगे, तो दोगे तो 10.5 महीने की। हाँ वो कहता मैं ओवर टाइम कर लूंगा जी, मैं संडे लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा, तो हो सकता है 1.5 महीना पूरा कर दे पूरे साल में जाके, वो एक अलग बात है। पर तुम्हारी सैलरी तो 15 मई के बाद ही ड्यू है ना, हाँ या ना? ठीक, तो यहां फिगर क्या आ रही है? 166। करो ना। हाँ भाई, हाँ भाई विशाल बाबू, मोबाइल तो बाद में भी हो जाएंगे बेटा। मोबाइल क्या मोबाइल से ढूंढ रहे हो? ये दिमाग में भगवान ने ऑनलाइन मोबाइल दिया है, इसको यूज करो यार। कैसे आया? तू क्या सोचा 166 कह के बच जाएगा? हाँ ठीक है। हाँ और कोई? मैं तो कॉपी कैट लग रहा है मुझे भी। देखो मैं इसको समझाता हूँ। क्यों 6 कौन से बच गए? 1,20 कहाँ से आई फिगर? तो 1,26 बोलना, 1,20 क्यों ले रहा है नई फिगर? क्यों हटा दिए? तुम्हारी कैलकुलेशन से दूसरों को कंफ्यूजन हो गया। 1,20 की फिगर है ही नहीं कहीं भी। 1,26 में से मैंने 6 पहले हटा दिए। क्यों हटाए? छोड़ दो ना वो, तुम अपनी टोटलिंग क्या कर रहे हो, छोड़ दो। 1,26 आपको समझ में आया? आया हाँ या ना? आपका चेहरा तो नहीं बता रहा। देखिए मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। 1,26 पे कैसे पहुंचा होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000 जब मई की सैलरी दी होगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं वो राम का नाम नहीं ले रहा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगली सैलरी जब दी होगी जून की तो 12,000 सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर 12,000 करते हुए वो मार्च तक की सैलरी में पहुंचा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25, 26, 27, 28, 29, 30 कोई भी एक दिन होगा, मालिक ने 40,000 दे दिए, चाहे चेक दे दिया, उसको जरूरत थी ऐसे मान लो, वैसे ही सैलरी में एडजस्ट हो जाएगी। ठीक, तो क्या हुआ? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। हर बार एंट्री यही हुई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहले 6,000 फिर 12,000 और आखिरी वाली 40,000। तो सैलरी अकाउंट कितने से डेबिट हुआ? 1,66,000 से। एंट्री पता है कहां से पहुंची? यहां से। जब आपको 11th में किताबों में एडजस्टमेंट मिलती है तो वो 1,66,000 की एडजस्टमेंट देते हैं। उसके बाद कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी है भैया, एडवांस सैलरी है भैया। ठीक, तो इस केस में आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसकी कोई, एडवांस सैलरी है कितनी? 40,000। तो हमारा P&L क्या कहता है? सैलरी कितनी? 166, जो मेरी बुक्स में एंट्री आ गई, यानी कि मेरी बुक्स किस पे बन रही हैं? कैश बेसिस पे। तो ध्यान रखिए पुरानी बुक्स हमारी कैश बेसिस पे ही बनती थी। तो कैश में गई 166, आउटस्टैंडिंग कितनी है? 0 प्लस एडवांस। ठीक है, कितना हो गया? 40। टोटल कितना हो गया भैया? 66 और 40 कितना हो गया? आप बताओ भाई कितना हुआ? 2,06,000। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अभी रुक जाओ। हाँ भाई सही समझ में आ गया बेटा? 2,06,000।
हाँ भाई, समझ में आ गया क्या हुआ? विशाल बताएगा, तुम बताओ ना, मैं तो खुद कह रहा हूं कैसे है, क्या होना चाहिए? हाँ, अब हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसको सीखते थे। पी एंड एल में यार आउटस्टैंडिंग जुड़ेगा या घटेगा, एडवांस घटेगा या जुड़ेगा, याद ही नहीं आता, याद ही नहीं आता। मैंने क्या दिया उसको, 166 फालतू दिया है क्या? हाँ फालतू दिया है ना, फालतू दिया ना। तो आपने देखा चाहे मैंने कुछ भी दे दिया उसको, लेकिन पी एंड एल में 126 ही आया। ठीक, आपने क्यों नहीं पकड़ा? जो आपका ये चेहरा है ना, वो मैं यहां से समझ रहा हूं, इसीलिए मैंने उनको रोक दिया। आपने बोला वो ऐड कितना होगा तो वो बताया मैंने। क्यों बताया? उन्होंने तो नहीं बताया, वो तो अटक गए वहीं कि भाई सर ऐड कहां से कर रहे हैं, होना तो माइनस चाहिए आपको घुमाने, क्योंकि आप सबका मुझे यहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आप सब मेरे प्लस के ऊपर भी हाँ 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 करते तो आप सीख नहीं रहे हो, फिर तो पता ही नहीं है ना कुछ भी। वो भी अटका, मैं ये देख के खुश हुआ कि विशाल अटका इसमें, क्योंकि विशाल ने हाँ नहीं करा, कैसे होगा, अटक गया। वो मुझे पता भी क्लैरिफिकेशन पूरा नहीं है, तुम पूरे क्लैरिफाइड थे, वो थोड़ा 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 लेकिन था, उसको भी लगा यार प्लस नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं थे, आपने तुरंत एकदम आंसर दे दिया मुझे। तो जो कहते हैं ना भेड़ में से ऑड मैन आउट, वो आप हो गए, एकदम पकड़ में आ गए कि आपको समझ में नहीं आया। अब समझ में आया। मैं जो थोड़ी देर पहले एक कहानी आपको बता रहा हूं कि जो मैंने उसको सैलरी ड्यू करी पूरे साल में, जो उसने काम करा, 126 ही आएगा मेरे पीएनएल में। ठीक, 126 ही आएगा, बार बार बोल रहा हूं। बैलेंस शीट इस 126 से कोई लेना देना नहीं रखती। उसका कहना है हाँ भाई अब कुछ देना है क्या, मुझे कुछ दे दिया क्या एक्स्ट्रा, इस केस में कुछ देना है क्या, उसको कुछ देना है क्या, फिर कुछ दे दिया क्या, क्या दे दिया, कितना दे दिया, 40,000 एडवांस दे दिया। तो मेरे लिए क्या है वो, बिजनेस के लिए क्या है, व्हाट इज दैट? नहीं लॉस नहीं है, लॉस नहीं, बिजनेस के लिए एसेट है। लॉस कब होगा, जब उसको पैसा देने के बाद वो काम ना करे, काम ना करे, या वो अगले 4 महीने काम कर ले, तो भी लॉस नहीं होता। आई ऑलवेज से इट एज एन इन्वेस्टमेंट। लॉस कब होता है, जब पैसा दे दिया और भाग गया, काम नहीं, तो लॉस है, एक्चुअल लॉस हुआ है। क्लियर हो गया बेटा, मेरी बात अच्छी तरह नहीं हो गई? तो यहां पे क्या होगा बेटा, बैलेंस शीट में क्या होगा, यहां पे एडवांस सैलरी। अमाउंट 40,000। शायद अब मेरी बात आपको समझ में आई कि एडजस्टमेंट क्या होती है, पी एंड एल में क्या जाता है। हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं या जो अच्छे अकाउंटेंट काम करते हैं, वो उस साल का खर्चा प्रॉपर लेके चलते हैं। क्लियर अच्छी तरह से? तो क्या हुआ यहां पे, अब हमारा ट्रायल में 66 हुए, पी एंड एल में सैलरी, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, कोई दिक्कत? बैलेंस शीट, एडवांस सैलरी, आउटस्टैंडिंग, यहां आउटस्टैंडिंग था नहीं तो आएगा। क्लियर अच्छी तरह से? अब क्या होगा, AS9 हमारा किसका है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का है, जो खर्चा इस साल का है 126, वो 126 हमारा कवर हो गया। कोई कंफ्यूजन, समझ में आ गया अच्छी तरह से बेटा, अच्छी तरह से? अब तुम्हें मैं सैलरी में आउटस्टैंडिंग पढ़ा रहा था, मैंने आपको एडवांस भी बता दिया। तो ये एडजस्टमेंट आपकी समझ में आती है? ये एडजस्टमेंट जैसे सैलरी पे लगती है वैसे ही रेंट पे भी लगेगी, हर एक खर्चे पे सेम एडजस्टमेंट है। कोई भी एडजस्टमेंट किसी के अंदर भी एक ही जैसी, ये सेम ही एडजस्टमेंट चलेगी। तो आपने आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट समझी और आपने एडवांस की एडजस्टमेंट समझी। कोई कंफ्यूजन किसी को अभी तक यहां पे समझ में आ गया? जब हम 166 दे रहे हैं तो हमने 166 तो लिखेंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं था, एडवांस था 40, तो लिख दिया 126 ही आया और एडवांस यहां खड़ा हो गया। क्लियर? ठीक, तो इसके साथ आज की ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने कल जो सैलरी का आउटस्टैंडिंग पढ़ा था, वो आज हमने इसके अंदर आउटस्टैंडिंग के अंदर, एडवांस के अंदर समझ लिया। तो थैंक यू आप सबको मेरा चैनल देखने के लिए। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राइट में बेल आइकन है, उसको दबाएं।